हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यह समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। हमारे पास यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, तो इसके लिए हम समीकरण से समझेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और यही पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अब उत्पाद क्या होता है, तो इन अभिकारकों की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं और यही जल इस अभिक्रिया का उत्पाद कहलाता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जो समीकरण है वो संतुलित क्यों होना चाहिए, हम यह भी समझ लेते हैं। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसीलिए जो भी समीकरण होता है वो संतुलित ही होता है, बस वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। हमारे पास यहाँ पर एक असंतुलित समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई सा भी समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया के अभिकारक है और ये जो जल बना है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं और यही जल इस अभिक्रिया का उत्पाद होगा। संतुलित समीकरण में होता क्या है कि अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है अभिकारक में और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 2 है। अब हम उत्पाद में देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या वो 1 है और अभिकारक में 2 है। तो हम यहाँ पर उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 करेंगे, तो अब यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते क्योंकि जल का सूत्र H2 होता है, इसलिए हम 2 यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई। लेकिन ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कैसे कम करेंगे, ये 2 और इस 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो उत्पाद में हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 4 है, लेकिन अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। अब इसे भी हमें 4 करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो H2 होता है, मैं H4 नहीं कर सकता, इसलिए मैं 2 यहाँ पर लगा दूंगा। तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे भी 4 हो गई और यहाँ पे भी 4 हो गई। अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण है। इसे हम यहाँ पर सिंबल के साथ समझ लेते। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अभिकारक में 4, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4, अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, टोटल हो गई हमारे पास परमाणु संख्या 6 और उत्पाद में भी टोटल परमाणु संख्या 6। मतलब अभिकारक की परमाणु संख्या भी 6 है और उत्पाद की परमाणु संख्या भी 6 है। इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण हो गया। इस समीकरण में अभिकारक मतलब बाएं तरफ हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और उत्पाद मतलब दाएं तरफ हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और उत्पाद दाएं तरफ भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें उस तत्व की संयोजकता ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो 2 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। मतलब ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर सकता है, मतलब रासायनिक बंध
बना सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि संयोजकता क्या होती है। अब हमारे पास यहाँ पर संयोजकता है, मतलब संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी तत्व की वह क्षमता जिसके द्वारा एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंध बनाता है। यह किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है, जिसे संयोजकता कहा जाता है। अर्थात किसी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए, और यह संख्या हमें उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता होगी। मतलब हमें संयोजकता ज्ञात करने के लिए उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना होगा। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा और उपकक्षा में स्थित है। परमाणु संख्या के आधार पर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक संरचना उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को दर्शाता है। इसे बोर-बरी योजना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें 2n² सूत्र का उपयोग करके प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित की जाती है, जहां n कक्षा की संख्या है। अब हम इस फार्मूले से उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे, और यहाँ n का मतलब होता है कक्षा। इसके अनुसार हमें यह ज्ञात होगा कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार हम विभिन्न कक्षाओं में निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले हमें उस तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो परमाणु संख्या, जिसे एटॉमिक नंबर बोला जाता है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है। यह संख्या किसी तत्व की पहचान होती है, क्योंकि हर तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन भारी होने के कारण परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हल्के होते हैं, और ये हल्के होने के कारण इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं अपनी ऊर्जा के अनुसार। इसे भी हम आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट है मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बनता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया परमाणु संख्या। अब दूसरा हम पॉइंट समझेंगे कक्षाएं, कि कक्षाएं क्या होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जिन्हें कक्षा या कोश कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो नगण्य होता है, मतलब द्रव्यमान 0 के बराबर माना गया है। इसलिए हल्के होने के कारण यह इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और एक निश्चित ऊर्जा लेकर। अब वो निश्चित ऊर्जा क्या होती है, अब हम यह समझ लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन वितरण। इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कक्षाओं में भरा जाता है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर K का मतलब पहली कक्षा, L का मतलब होता है दूसरी कक्षा, M का मतलब तीसरी कक्षा और N का मतलब चौथी कक्षा। और पहली कक्षा के लिए हम N के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर N के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तीसरी कक्षा में हम N के प्लेस पे 3 पुट करेंगे और चौथी कक्षा में N के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन वितरण का ज्ञात करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 2n², और जहां n एक कक्षा की संख्या होती है। और चौथा पॉइंट होता है अष्टक नियम। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और यह अष्टक नियम का पालन करता है। यदि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे अगली कक्षा में चले जाते हैं। अब इस चारों नियम के अनुसार हम उस तत्व की संयोजकता ज्ञात कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कैल्शियम तत्व की संयोजकता।
और कैल्शियम की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना होगा, और इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना होगा, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2n²। यहाँ पर n का मतलब होता है कक्षाओं की संख्या। मतलब यदि हम पहली कक्षा की बात करें तो यहाँ पर हम n के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो यहाँ पर हम n के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो यहाँ पर n के प्लेस पर हम 3 पुट कर देंगे, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का हम जब 2 के साथ गुणा करेंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब है कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी प्रकार चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम इस प्रकार इस फार्मूले से इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं विभिन्न कक्षाओं में। अब यहाँ पर हम कैल्शियम की संयोजकता ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें कैल्शियम की परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। परमाणु संख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा के साथ कक्षाओं में घूमते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पहली कक्षा की, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 और 2। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में यहाँ पर होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो यहाँ पर तीसरी कक्षा में होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर 2 कक्षाओं में कुल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 8, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और अब इसके पास 20 में से बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18, लेकिन बचे इसके पास 10। तो यह क्या करता है? पुनः अपना अष्टक कंप्लीट करता है, मतलब तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा अष्टक कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास चौथी कक्षा आएगी, और चौथी कक्षा में यहाँ पर बचे मतलब 20 इलेक्ट्रॉन थे कैल्शियम के पास, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 और 2। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 और दूसरी में 2। अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास से ज्ञात कर सकते हैं कैल्शियम की संयोजकता, क्योंकि संयोजकता क्या होती है हम ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है। यह किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। मतलब संयोजकता को कैसे निर्धारित किया जाता है हम ये समझ लेते हैं। इस कैल्शियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 2। अब इसे पुनः अष्टक कंप्लीट करना है अपना, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके बाद 8 आए, फिर वापस 8 आ गए। अब हम वापस 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, क्योंकि 8 के बाद हम 2 इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा सकते। मतलब 8 के बाद या तो फिर वापस 8 होना चाहिए, या तो फिर 18 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए कक्षा में जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या पूर्ण करना? अष्टक पूर्ण करना। इसलिए इस बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो इसके लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 6 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तब जाकर ये अष्टक कंप्लीट होगा। लेकिन किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि हाँ इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, और इसमें भी इतनी क्षमता नहीं कि 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसलिए क्या करता है? अपना अष्टक पूर्ण कंप्लीट करने के लिए, मतलब तीसरी कक्षा को पूर्ण कर लेता है, इसलिए बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो बाहरी कोश में, मतलब सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, इसलिए कैल्शियम की संयोजकता हो जाएगी 2। यदि यह अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, तो वही उस तत्व के मतलब कैल्शियम की क्या हो जाती? संयोजकता हो जाती। और इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्योंकि यह अपने अक्रिय गैस मतलब अपने अष्टक को पूर्ण करता है।
और इसका अष्टक तीसरी कक्षा में पूर्ण हो गया था, इसलिए चौथी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसका त्याग कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ और तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करते हैं, मतलब संयोजकता ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सोडियम की। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन संरचना बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहली कक्षा की। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब इसके पास कुल हो गए इलेक्ट्रॉन 10 और इसके पास बचा है केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम तीसरी कक्षा में अब हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा हमारे पास 2 8 और 1। अब इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसलिए यह क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या यहाँ पर 12 होती है। तो पहली कक्षा में हो जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो इसमें हम ले लेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पर ले लिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर तीसरी कक्षा में ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 और 2। अब हमें मैग्नीशियम की संयोजकता ज्ञात करनी है। तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसे भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी तत्व से ले ही नहीं सकता, क्योंकि किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। इसलिए यह क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता हो जाएगी 2। इसी प्रकार हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होती है 13। तो पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, दूसरी कक्षा में हमारे पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो इसके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली में 2 आ गए और दूसरी में 8 आ गए, टोटल हो गए 10। अब इसके पास कुल है 13, तो 10 आगे बचे 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम तीसरी कक्षा में ले लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। इस प्रकार एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 और 3। अब इसे भी अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 5 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता नहीं है और किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं कि इसे 5 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसलिए क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसलिए एल्यूमिनियम की संयोजकता हो जाएगी 3। इस प्रकार हम बात करेंगे अब फ्लोरीन की। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। तो पहली कक्षा की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। अब दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरी में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, बचे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पहली कक्षा में आ गए। तो दूसरी कक्षा में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 7। अब इसे बाहरी कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए फ्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 1। तो यहाँ पर संयोजकता आ जाएगी 1। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होती है 8। अब पहली कक्षा में हम ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2। और दूसरी कक्षा में अब इसके पास यहाँ पर कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा में 2 आ गए और टोटल 8 है, तो 2 आ गए तो बचे 6। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 6। अब इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लेगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी 2, क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना या त्यागना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब हम एक और तत्व की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या, दोनों एक ही है। परमाणु संख्या 7 है। तो पहली कक्षा में आ जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब दूसरी कक्षा में बात करते हैं, तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और कुल परमाणु संख्या इसके 7 है, तो इसके पास बचे 5। तो बाहरी कोश मतलब दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 5। अब इसे भी अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए यह 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3। अर्थात बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम इसी संयोजकता के आधार पर समीकरण को संतुलित करेंगे। किसी तत्व के बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जिसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन का लेना या देना उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इसलिए वह धन आयन कहलाती है, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए वह ऋण आयन कहलाती है। अब हम यह समझेंगे कि संयोजकता का उपयोग कर किस प्रकार सूत्र लिखा जाता है। तो आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम है Na, इसकी संयोजकता 1 होती है, और ऑक्सीजन है, इसकी संयोजकता 2 होगी। अब हम सूत्र लिखेंगे, तो जो ऑक्सीजन की संयोजकता है 2, वो सोडियम के साथ लिखी जाएगी, और जो सोडियम की संयोजकता है 1, वो ऑक्सीजन के साथ लिखी जाएगी। मतलब इन्हें क्रॉस में लिखा जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा Na2O1। यहाँ पर 2 है, वो ऑक्सीजन की संयोजकता दर्शाएगा, और 1 सोडियम की संयोजकता। तो यहाँ पर 1 का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसका सूत्र होता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये दर्शाता है कि ऑक्सीजन की 2 संयोजकता है और सोडियम की 1 संयोजकता है। और दूसरी चीज, इसमें जो धातु होता है उसे पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में। सोडियम धातु है, इसलिए सोडियम को आगे लिखा जाएगा, और ऑक्सीजन अधातु है, इसलिए ऑक्सीजन को बाद में लिखा जाता है। और अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ पर अब हम इसे क्रॉस में लिखेंगे, तो ऑक्सीजन की संयोजकता मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा Mg2O2। अब दोनों की संयोजकता समान है, इसलिए ये 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब दोनों की संयोजकता समान हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, या तो ये क्रॉस हो जाती है, तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा MgO। इसी प्रकार हमारे पास एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ऑक्सीजन की संयोजकता जो 2 है वो एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ क्रॉस में लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Al2O3। यह सूत्र हो जाएगा। ये 2 दर्शाता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, और यह 3 दर्शाता है कि ऑक्सीजन एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। और धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार सूत्र लिखने का नियम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समीकरण को संतुलित करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हमारे पास इस प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न है जिन्हें हमें संतुलित करना है, और ये हमारा शब्द समीकरण कहलाता है, जिसे हम पहले सूत्र समीकरण में लिखेंगे और फिर उसे संतुलित करेंगे। तो हमारे पास शब्द समीकरण है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो शब्द समीकरण को पहले हम सूत्र समीकरण में लिखेंगे, और सूत्र समीकरण में लिखने से पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं, ताकि हमें संतुलित करने में कोई परेशानी ना आए। तो हम लिख लेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता, तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो हमने यहाँ लिख लिया हाइड्रोजन की संयोजकता 1। हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का संकेत Cl होता है, और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 होती है। अब जब
दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, मतलब सूत्र बनाते हैं, तो इन दोनों की संयोजकता को क्रॉस में लिखा जाता है। मतलब क्लोरीन की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ लिखी जाएगी और हाइड्रोजन की संयोजकता क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर सूत्र आ जाएगा H1Cl1। अब दोनों की संयोजकता समान होती है, इसलिए एक से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सूत्र आ जाएगा HCl, और यही होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब हम यहाँ पर शब्द समीकरण से सूत्र समीकरण लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन इसका सूत्र H2 होता है। क्लोरीन का संकेत Cl होता है, लेकिन सूत्र Cl2 होता है। और जब दोनों अभिक्रिया आपस में करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कर दिया। अब ये हमारे पास जो समीकरण है असंतुलित समीकरण है, और इसे हम संतुलित करेंगे। मैं यहाँ पर एक और समीकरण ले लेता हूँ ताकि आपको संतुलित और असंतुलित में डिफरेंट पता चल जाए कि क्या डिफरेंट था। अब ये हमारा जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हमारे अभिकारक होते हैं, और हाइड्रोक्लोराइड ये हमारा उत्पाद होता है। और अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ही वह समीकरण संतुलित कहलाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है अभिकारक वो 2 है, और उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसलिए असंतुलित है। तो हमें इसे संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 2 करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गई, और ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गई। तो अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर हो गई, मतलब हाइड्रोजन की। अब बात करेंगे हम क्लोरीन की। तो यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, और ये जो 2 है ये इस मतलब क्लोरीन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन की भी परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ पर भी क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, इसलिए ये असंतुलित समीकरण संतुलित समीकरण बन गया। बस हमने यहाँ पर 2 पुट किया और यह संतुलित समीकरण हो गया। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समीकरण है, और यह भी एक शब्द समीकरण है। तो हमारे पास समीकरण है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। मतलब जब बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। अब इस शब्द समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले हमें इसे सूत्र समीकरण में लिखना होगा और फिर उसे संतुलित करना होगा। तो किसी भी समीकरण को सूत्र के रूप में लिखना हो या फिर उसे संतुलित करना हो, दोनों में हमें उन तत्वों की संयोजकता ज्ञात होनी चाहिए। मतलब हम सबसे पहले इन तत्वों की संयोजकता लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमारे पास तत्व है बेरियम, तो बेरियम का संकेत होता है Ba और इसकी संयोजकता 2 है। यहाँ पर है क्लोराइड, और क्लोराइड का संकेत Cl होता है और इसकी संयोजकता 1 है। क्लोराइड ही क्लोरीन होता है जिसकी परमाणु संख्या 17 है। मतलब जब क्लोरीन तत्व के रूप में रहता है तो क्लोरीन पढ़ा जाता है, और जब क्लोरीन किसी तत्व के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है तो क्लोराइड पढ़ा जाता है। यहाँ पर है एल्यूमिनियम, इसका संकेत होता है Ai और इसकी संयोजकता है 3। यहाँ पर है सल्फेट, सल्फेट का संकेत होता है SO4 जिसे मूलक तत्व कहते हैं और इसकी संयोजकता 2 है। अब इन संयोजकता के हेल्प से हम सूत्र लिखेंगे। अब सूत्र कैसे लिखा जाता है यह भी समझ लो। तो यहाँ है बेरियम की संयोजकता 2 और क्लोराइड की संयोजकता होती है 1। अब इनकी संयोजकता को क्रॉस में लिखा जाता है, मतलब क्लोराइड की जो संयोजकता 1 है ये बेरियम के साथ, और बेरियम की संयोजकता क्लोराइड के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बेरियम Ba1Cl2। अब यहाँ पर एक आप ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो हम एक को नहीं लिखते हैं, मतलब एक होता ही है, तो हमारे पास आ जाएगा BaCl2। एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा सूत्र एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसे भी हम लिख लेते हैं संयोजकता के अनुसार। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और सल्फेट की संयोजकता 2 है, इसे भी हम क्रॉस में लिखेंगे। तो सल्फेट की संयोजकता 2 एल्यूमिनियम के साथ और एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 सल्फेट के साथ। तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा Al2 ब्रैकेट में SO4 और ब्रैकेट बंद 3। अब इस सूत्र के अनुसार हम इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ बेरियम क्लोराइड, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा बेरियम क्लोराइड प्लस में है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हमने लिख दिया यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट। बन रहा है बेरियम सल्फेट, तो हमने यहाँ पर कर दिया बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पर बेरियम की भी संयोजकता 2 है और सल्फेट की भी संयोजकता 2 है,
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट सिंगल सिंगल आया है, कोई संयोजकता नहीं दोनों की। और प्लस में है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमने कर दिया AiCl3। अब यहाँ पर ये 3 है, ये एल्यूमिनियम की संयोजकता है जो क्लोराइड के साथ लिखी गई है, और जो क्लोराइड की संयोजकता वो 1 है, वो एल्यूमिनियम के साथ लिखी गई, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, क्योंकि असंतुलित समीकरण। आप यहाँ पर देखोगे तो बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड की जो परमाणु संख्या है वो 2 है, और यहाँ पर जो क्लोराइड की परमाणु संख्या वो 3 है, इसलिए असंतुलित समीकरण है। तो इसे हम संतुलित समीकरण करेंगे, तो मैं सबसे पहले एक और समीकरण लिख लेता हूँ, जिससे आपको संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में डिफरेंट पता चल सके। अब आप देखोगे ये अभिकारक कहलाता है और ये हमारे उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ पर उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 3 है। अब इसे हम संतुलित करेंगे, तो मैं यहाँ पर 3 नहीं कर सकता, क्योंकि जो बेरियम की संयोजकता है वो 2 है। अब यहाँ 3 कर दूंगा तो ये सूत्र गलत हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा अभी। तो यहाँ 3 लगा दे। अब देखोगे तो ये जो 3 है, ये क्लोराइड की परमाणु संख्या कैसे काउंट की जाती है, तो 3 का 2 के साथ गुणा करते हैं, तो अब पढ़ा जाएगा 3 दूनी 6, मतलब क्लोराइड की परमाणु संख्या 6 हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्लोराइड की जो परमाणु संख्या वो 3 है, तब मैं इसे 6 नहीं कर सकता, क्योंकि जो एल्यूमिनियम की संयोजकता है वो 3 है, वो 3 के साथ ही दोस्ती कर सकता है, 6 के साथ नहीं। तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। मतलब अब ये क्लोराइड की यदि परमाणु संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 का और 3 का गुणा करेंगे तो परमाणु संख्या जो क्लोराइड की वो भी 6 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्लोराइड और क्लोराइड संतुलित हो गया है। अब ये जो 2 है, ये एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की संयोजकता 2 हो गई। अब यहाँ पे भी आप अभिकारक में देखोगे तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम भी संतुलित हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो बेरियम है इसकी परमाणु संख्या 3 है, और यहाँ पर बेरियम की परमाणु संख्या 1 है। तो अब यहाँ पर हमें संतुलित करना है, तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा। तो यहाँ अभिकारक में भी बेरियम की परमाणु संख्या 3 हो गई, और यहाँ पे भी बेरियम की परमाणु संख्या 3 हो गई। अब ये जो सल्फेट है यहाँ पे अभिकारक में, इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 3 है, और ये जो 3 है ये इस सल्फेट की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, तो यहाँ पे सल्फेट की भी परमाणु संख्या 3 हो गई। इस प्रकार सभी तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो बराबर हो गई है, मतलब अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर है, अतः यह एक संतुलित समीकरण बन गया है। नेक्स्ट समीकरण है, और यहाँ भी एक शब्द समीकरण है। तो हमारे पास समीकरण है सोडियम प्लस जल, मतलब जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। अब यह एक शब्द समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है, तो सबसे पहले इसे हम सूत्र समीकरण में लिखेंगे और फिर इसे संतुलित करेंगे। तो इसके लिए हम इन तत्वों की पहले संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम, सोडियम का संकेत Na है और इसकी संयोजकता 1 होती है। हमारे पास यहाँ पर है जल, और जल 2 तत्वों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ हम दोनों तत्वों की संयोजकता लिखेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए संकेत हो जाएगा H और इसकी संयोजकता 1 होगी, और यहाँ ऑक्सीजन O जिसकी संयोजकता 2 होती है, और यहाँ पर है हाइड्रोक्साइड, ये मूलक तत्व होता है जिसका संकेत OH होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, तो सोडियम का हम कर देंगे Na, प्लस में जल का सूत्र होता है H2O, तो हमने यहाँ पर कर दिया H2O। अब यहाँ पर 2 क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो 2 है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर 1 है लेकिन लिखा नहीं गया। इन दोनों की अभिक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो हमने यहाँ पर कर दिया NaOH, प्लस में हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। अब ये जो समीकरण है असंतुलित समीकरण है, अब हमें इसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले मैं एक और समीकरण लिख लेता हूँ, जिससे आपको पता चले कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में डिफरेंट क्या था। अब यहाँ पर देखोगे ये हमारा अभिकारक होता है और ये हमारा उत्पाद होता है। तो यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या वो 2 है, और यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। टोटल उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 3 है, और यहाँ पर 2 है, इसलिए असंतुलित है। तो हमें इधर संतुलित करना होगा।
अब मैं यहाँ पर 3 नहीं लगा सकता क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन केवल 2 हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर सकता है, 3 के साथ नहीं। तो मैं इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दूंगा। अब इससे क्या होगा कि जो 2 है, इससे हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या वो 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 2 का गुणा करते हैं तो हमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या ज्ञात हो जाती है। तो हाइड्रोजन की यहाँ पर होगी परमाणु संख्या 4 और उत्पाद में है 3। अब इधर भी 4 करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ अब ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शा रहा है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, टोटल 4 हो गए। तो हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सोडियम Na की परमाणु संख्या भी 2 हो गई और यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या 1 है। इसे हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो अब यहाँ पर सोडियम भी संतुलित हो गया और ये जो 2 है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और ये जो 2 है ये भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई। तो अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या दोनों संतुलित हो गई है और ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया है। अब हम सीख गए कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।